अच्छा, आज हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग के हवाले से। डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या चीज़ है एसएपी सीओ के अंदर या एसएपी कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर, और इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। दो तीन लेक्चर जो हैं वो हमारे, या चार लेक्चर शायद इसी के अंदर ही हमारे गुजर जाए। एक चीज़ ये याद रखें कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास दो फेस होंगे। जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग करेंगे हम उसकी। विदाउट प्लानिंग आप नहीं कर सकते। और दूसरा जो है उसके बाद फिर हम उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्टिंग। पहले आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप उसको एक्चुअल कॉस्टिंग जो है ना वो करते हैं। एसएपी जो है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग को एक और भी नाम देता है और उसको वो कहता है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। कहीं पे अगर कोई लफ्ज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेट हो, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टीमेट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंट या कुछ इस तरह के अल्फाज हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम आपको प्लानिंग के हवाले से कह रहा है। और एक्चुअल कॉस्टिंग तो ऑफ कोर्स वो एक्चुअल कॉस्टिंग ही है। इसके अलावा ये जो आज अब जो एस फॉर हाना के अंदर जो है वो एक्चुअल कॉस्टिंग जो है ना वो आप कह लें कि अब कहाँ पे आ गई, ये आपके मटेरियल लेजर के साथ ये एसोसिएट हो गई है। आप मटेरियल लेजर एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद फिर सारी की सारी जो हम पोस्टिंग्स करते हैं सिस्टम के अंदर वो सारी की सारी आपकी मटेरियल लेजर के साथ होती हैं। इसके अलावा एक और कॉस्टिंग भी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये वाली जो कॉस्टिंग है ये हम लेटर ऑन जो हमारा कोपा है, ये कंट्रोलिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है, इसके अंदर जाके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मीन्स के ओवरऑल पूरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर और फिर सेल प्राइस और ये प्रॉफिट और हर चीज़ जो है वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कोपा के अंदर कैलकुलेट करेंगे। कोपा के बारे में हम थोड़ा सा एक ये चीज़ याद रख लें कि कोपा के अंदर जो है पहले पहले ईसीसी या R3 के अंदर उसकी एक ही टाइप आती थी और वो थी कॉस्टिंग बेस कोपा। ये कॉस्टिंग बेस कोपा जो है ये बहुत अर्ली स्टेजेस में था। इसके कुछ अपने फ़ायदे थे, कुछ अपने नुकसानात, यानी कि आप कह लें कि डिसएडवांटेज थे। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि इसमें आप रियल टाइम रिकनसाइल जो है वो नहीं कर सकते थे अपना डाटा अपने जनरल लेजर्स के साथ। आप अलहदा-अलहदा उसमें वो हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बनती थी, वैल्यूज़ बनती थी और उसके अंदर वो कैलकुलेशन होती थी। बाद में फिर इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो है जब SAP S/4HANA आ गया तो उन्होंने उसके बाद अकाउंट बेस कोपा जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। अकाउंट बेस कोपा जो है वो आपका क्या है, जब S/4HANA आया तो जो आपका मेन जो टेबल है एसी डॉक के जो है, एसी डॉक के टेबल की वजह से जब आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन एसी डॉक के टेबल के अंदर आ गई या यूनिवर्सल लेजर में पोस्ट होने लगी, तो फिर जो मसाइल कॉस्टिंग बेस्ड कोपा के अंदर थे वो हल होने शुरू हो गए। अब आपका क्या था कि आपकी हर चीज़ जो है वो डायरेक्टली जनरल लेजर के साथ एसोसिएट थी और आपकी रिकन्सिलिएशन रियल टाइम के ऊपर होती थी। कॉस्टिंग बेस्ड कोपा में आपको मंथ एंड एक्टिविटीज़ के तौर पे सारी कॉस्ट जो है ना वो सेल्स ऑर्डर की एक्टिविटी, सेल्स ऑर्डर की जो प्राइस कन्फिग्रे जो प्राइस वेरिएंट होते हैं उसके अंदर से आपको कॉस्ट एज अ मंथ एंड जो है ना वो ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी जनरल लेजर्स के अंदर। लेकिन अकाउंट बेस में ऐसा नहीं था। लेटर ऑन इस अकाउंट बेस कोपा के अंदर भी कुछ इश्यूज थे, जिस जैसे कि आप सेल्स ऑर्डर को आप नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि या वो एज आ इनकम के तौर पर नहीं करते, क्योंकि जब तक आपकी वो गुड्स इशू नहीं हो जाती, पीजीआई का जो प्रोसेस है वो नहीं चलता, तो उस वक्त तक वो फिर एज आ इनकम के तौर पर नहीं रिकॉग्नाइज होती थी या बिलिंग के तौर पे। तो बाद में फिर जो है ना एसएपी ने काफ़ी अरसे के बाद जो है फिर मार्जिन एनालिसिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया कोपा के अंदर।
ये एडवांस जो है, ये आपकी क्या कह लें कि कोपा की जो है वो शेप है। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ्यूरी जो है ना वो इसके साथ आपको यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम एसएपी के अंदर देखें और इन इन चीज़ों के लिए, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है और इन सब के लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो क्या चीज़ चाहिए आपको, कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप वो एक्टिवेट नहीं करेंगे उस वक्त तक एसएपी जो है ना वो आपको अलाउ नहीं करेगा। जिस तरह हम कंपनी कोड बनाते हैं इसी तरह इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑपरेटिंग कंसर्न बनाएं। जब आप ऑपरेटिंग कंसर्न बना लेंगे और फिर उसको अपने कंट्रोलिंग एरिया को असाइन करेंगे तो आप फिर कोपा की जो है ना फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और फिर हमारे कंट्रोलिंग एरिया के अंदर वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें ये पता है कि अगर आप ये देखें, हाईएस्ट जो नोड है एसएपी के अंदर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, वो आपका ऑपरेटिंग कंसर्न है। एक ऑपरेटिंग कंसर्न के साथ इट हैज़ मैनी कंट्रोलिंग एरियाज। ठीक है, इसका मतलब है और एक कंट्रोलिंग एरिया के नीचे वन कंट्रोलिंग एरिया कैन हैव मैनी कंपनी कोड। तो इसका अगर आपकी एक कंपनी, आप अगर आपके 4 कंपनी कोड्स हैं और उनका सेम COA एंड फिजिकल ईयर है तो आप क्या करेंगे, उनको सेम जो है वो एक कंट्रोलिंग एरिया जो है ना उसका असाइन हो जाएगा। फर्ज कर लें आपके 10 कंपनी कोड है, 4 कंपनी कोड का एक चार्ट ऑफ अकाउंट और फिजिकल ईयर है और 6 कंपनी कोड का एक और चार्ट ऑफ अकाउंट या फिजिकल ईयर है। तो इसका मतलब हो गया कि आपके 2 कंट्रोलिंग एरियाज हो गए। अब आप कंट्रोलिंग एरिया वाइज रिपोर्टिंग नहीं ले सकते इकट्ठी, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप एक ऑपरेटिंग कंसर्न बनाएं और उस ऑपरेटिंग कंसर्न को ये दोनों कंट्रोलिंग एरिया जो होंगे वो असाइन करें और उसके बाद फिर आप ऑपरेटिंग कंसर्न लेवल के ऊपर या कोपा के थ्रू जो है वो फिर आप रिपोर्टिंग जो है ना वो ले सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल जो है ना सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग कंसर्न है, उसके नीचे आपके कंट्रोलिंग एरियाज आते हैं और उसके नीचे जो आपके जो लीगल एंटिटीज हैं या फिर वो कंपनी कोड आती है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग के हवाले से। प्रोडक्ट कॉस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो टाइप्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स की हमें कॉस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग के ऊपर तो वो तो एक ही टाइप है, जैसे भी होगी वो सारी के सारी उसके ऊपर करेंगे। एक्चुअल कॉस्टिंग जो है जब मटेरियल लेजर के अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है ना वो टाइप्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक इसकी जो टाइप है वो है उसके अंदर हम कहते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑर्डर। अगर आप एसएपी के अंदर इसको देखें तो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे आ जाएं प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग और इसके अंदर अगर आप आ जाएं, देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग तो है ही है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एसएपी आपको 3 तरह के जो है ना वो फोल्डर दिखाएगा कि आप कौन कौन सी किस्म की जो है ना कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहली है वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑर्डर। इसमें देखें अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे सिनेरियो हम वक्त के साथ साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग, यानी कि जिसको हम फॉर द टाइम एक्चुअल कास्टिंग कहते हैं। अब वो मटेरियल लेजर के तो उसको पे आउटपुट उसके हम देखते हैं, लेकिन प्रोसेस से सारे हम यहाँ से चलाते हैं। उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड, लेकिन अभी हम कर रहे हैं डिस्कस प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद हम देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे पास फिर क्या क्या टाइप्स आ जाते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड है और प्रोडक्ट कॉस्ट बाई सेल्स ऑर्डर है। ये 3 डिफरेंट किस्म के जो है ना वो सिनेरियोज है। अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर देखें
तो इसमें हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आ जाएंगे, एक प्रोडक्शन ऑर्डर और एक प्रोसेस ऑर्डर। इसको हम जब हम एक्चुअल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इसका जो है हमारे पास है। इसको हमने एक दफ़ा पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन ऑर्डर और प्रोसेस ऑर्डर, इसके लिए अगर आप एसएपी में देखें तो लॉजिस्टिक मॉड्यूल के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। लॉजिस्टिक मॉड्यूल के अंदर एक प्रोडक्शन है और एक प्रोडक्शन प्रोसेस है। प्रोडक्शन से मुराद है कि प्रोडक्शन ऑर्डर, और प्रोडक्शन प्रोसेस से मुराद ये है कि प्रोसेस ऑर्डर जो प्रोसेस इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी, और जो प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कन्फिग्रेशन या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। ऑल दो इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तकरीबन आप कह लें 80 to 90% तकरीबन आप देखेंगे कि फोल्डर बाज़ाहिर आपको सेम ही लग रहे हैं। ये भी मास्टर डाटा, फिर इसी तरह यहाँ पे भी शॉप फ्लोर कंट्रोल है, यहाँ पे भी इसमें शॉप फ्लोर कंट्रोल कहाँ गया, रेसिपी होता है, दोनों दोनों साइडों पे होता है भारत। कैपेसिटी ये एमआरपी यहाँ पे भी है, एमआरपी यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन। तो प्रोडक्शन ऑर्डर जो होंगे ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए होंगे जिनको हम एक सादा ज़बान में अगर हम कहें कि जिनकी जो है एफजी जो है, एफजी से मुराद होगा कि फिनिश गुड्स, फिनिश गुड कैन बी डी असेंबल। जैसे कि कार है, अगर आप गाड़ी बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं, तो अगर बन के बाहर आ जाए तो अगर आपको कहा जाए कि इसको डी असेंबल करके इसको असल चीज़ में ले जाएं, तो आप उसको असल चीज़ में लेके जा सकते हैं ना। आप उसका टायर खोल दें, हैंडल खोल दें, दरवाजे खोल दें, इंजन निकाल दें, बॉडी को अलग अलग कर दें, तो वो डी असेंबल हो सकती है। उसके लिए आप करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। और अगर जिसकी फिनिश गुड जो है वो अगर वो डी असेंबल नहीं हो सकती, कैन नॉट बी डी असेंबल, लाइक मेडिसन, लाइक आप कह लें कि लिक्विड एट्सेट्रा, कोई भी जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, कोई मेडिसिन बन रही हैं, कोई लिक्विड चीज़ें बन रही हैं, कोई एसिड बन रहे हैं, जिनको अगर आप फिनिश गुड को अगर आप चाहें कि मैं इनके असल रॉ मटेरियल के ऊपर लेके जाऊं, और वो नहीं कर सकते आप, यानी कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग इन्वॉल्व हो जाती है और ब्लेंडिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ये सारे प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम प्रोसेस ऑर्डर की जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये याद रखें कि इन दोनों सूरतों में, प्रोडक्शन ऑर्डर हो या प्रोसेस ऑर्डर हो, आपका जो कॉस्ट कलेक्टर है जिसके ऊपर हमें सारी कॉस्ट एक्चुअल कैलकुलेट करनी है, वो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑर्डर होगा। यानी कि इसमें आपने प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर बनाना है, और फिर उसके बाद जो भी कैलकुलेट करना है सारा कुछ, हाँ उसका WIP कैलकुलेट करेंगे, वेरियस कैलकुलेट करेंगे, सेटलमेंट कैलकुलेट करेंगे, या उसको रिलीज करेंगे, उससे फिनिश गुड्स इशू लेनी है हमने, उसको रॉ मटेरियल इशू करना है, उसको सारा कुछ जो भी करना है वो सारा का सारा हमने किसके अगेंस्ट करना है, आपका कॉस्ट कलेक्टर उस वक्त कौन सा होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर जो है वो होगा। तो ये हम इसमें ये होता है। फिर इसी तरह हमने इसके अंदर देखा कि एक और टाइप जो अभी हमने देखी वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड। अच्छा, और ये याद रखें कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर बाय प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑर्डर होता है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग की एक टर्म होती है, उसके लिए जो है वो हम नॉर्मली प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। अब प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड जो है, इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें फिर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाती हैं। उसमें क्या है कि हमने कॉस्ट जो, अब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा,
ठीक है। कोई हमारे पास प्रोडक्शन का कोई ऑर्डर हमने इशू नहीं करना जिसके ऊपर हम WIP को कैलकुलेट करें या इस तरह की कोई भी चीज़, बल्कि ये जो चीज़, अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर जो होता है या प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर है, इसमें एक और भी हम SAP के एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको हम करते हैं मेक टू ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये हम MTO इसके लिए हम कह रहे हैं, MTO की टर्म हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसलिए चीज़ को बना रहे हैं ताकि उसके अगेंस्ट हम एक ऑर्डर इशू करें और उसके अगेंस्ट हम वो चीज़ें बनाते हैं। जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड जो है ये हम इसलिए बनाते हैं मेक टू स्टॉक के लिए, इसको हम कहते हैं MTS। ये SAP के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है कि हम इसलिए कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं ताकि हम उसको अपने स्टॉक में रख सकें, और जब किसी भी कंज्यूमर को ज़रूरत होगी तो हम अपने स्टॉक में से निकाल के उसको बेच देंगे। जैसे कि हमारी कोई भी, आपकी कह लें कि जो रिटेल इंडस्ट्री है आपकी, या रिटेल गुड्स जो भी हैं, या जो ग्रोसरी की चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है कि वो आप मैन्युफैक्चर को ऑर्डर थोड़ा ही करते हैं कि हमें फ़र्ज़ करें कि 1000 टूथपेस्ट चाहिए, या हमें 1000 जो है वो चाय के डब्बे चाहिए, या ये जामे शीरी का ये चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना। वो क्या होता है, उन्होंने वो बना, फैक्ट्रीज हैं वो लगी हुई हैं, वो बना रही हैं, बना बना के अपने गोडाउंस में स्टॉक में रखी जा रही हैं। क्यों रख रही हैं? उसको हम कहते हैं मेक टू स्टॉक। उनके पास ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनको पता है कि लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं कि वो बगैर ऑर्डर के एक हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं और उसको अपने स्टॉक में रख रहे हैं, और फिर वहाँ से होल सेलर जो है वो अपनी ऑर्डर और ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से जो है वो परचेज कर रहे हैं। इसमें जो है जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी वो क्या, किस तरह से करी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन ऑर्डर तो आपका कॉस्ट कलेक्टर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। इसमें जो आपका कॉस्ट कलेक्टर होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगी आपकी। प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर होगा, प्रोडक्ट इज कॉस्ट कलेक्टर, प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर होगा। आपने प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है। इधर तो हम देख रहे थे ना कि एक ऑर्डर आपने कहा कि जी मैंने एक 400 फर्ज करें मोटरसाइकिल बनाने हैं, ठीक है आप, और वो जो ऑर्डर इशू किया उसको ही आपने कैलकुलेट कर लिया कि जाए इसमें से कितने बन गए हैं कितने नहीं बने, एंड दैट्स इट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपने प्रोडक्ट इज द कॉस्ट कलेक्टर, तो प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर होता है वो। ये जब चीज़ बनती है तो इसमें हमारे पास जो है ना वो दो जो है ना वो सिनेरियोज और भी आ सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड में आपका एक तो हो गया MTS होता है, और ये किस इंडस्ट्री के लिए होता है, इसके लिए तो हमने कह दिया कि ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए होगा। और ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड जो है ये नॉर्मली हम करते हैं रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। जो रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट बाई पीरियड की स्ट्रेटेजी के साथ कैलकुलेट की जाएगी, वो प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर के साथ नहीं की जाएगी। यानी कि वो चीज़ बनती जाती है, फिर वही ऑर्डर वही, यानी कि जो आप कह लें रेसिपी या जो भी चीज़ है वही फिर एग्जीक्यूट की जाएगी, फिर एग्जीक्यूट की जाएगी, फिर एग्जीक्यूट की जाएगी, यानी कि रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है। जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर जो है वो आपके डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे है। इसके अंदर जो है एक टर्म जो है ना कॉस्ट कैलकुलेशन के लिहाज से उसमें एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन, और एक हो गया विदाउट विदाउट रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं कि विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन और विदाउट रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन में क्या फ़र्क है। देखें, ये तो कुछ हमें हमारा जो सारी प्रोडक्ट कॉस्टिंग है ना वो 2-3 प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमती रहती है हर वक्त। उसमें क्या है, हमने क्या 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 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अगर
चीज़ मुकम्मल हो गई, हाँ वो ऑर्डर है, कॉस्ट कलेक्टर है, प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर है, या प्रोडक्शन ऑर्डर है, या जो भी है, या सेल्स ऑर्डर है, अगर तो वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। अगर वो मुकम्मल नहीं हुई, इन प्रोसेस है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, WIP। और मैन्युफैक्चरर को, और फिर या फिर हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट की फाइनल FG की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। टोटल हमारा यही 3 काम होते हैं तकरीबन। या तो हमने फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब है कि फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेट करने का मकसद है कि इसके साथ हमने वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आपकी प्रोडक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस वक्त हमारी ओवरऑल कॉस्ट इन प्रोसेस जो है वो कितनी है, जिसको हम सादा जबान में कहते हैं कि WIP या वर्क इन प्रोग्रेस। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब ये जो WIP है, इससे रिलेट ये दोनों चीज़ें कर रही हैं, विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन और विदाउट रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन। SAP जो है ये इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर आपको WIP जो है वो कैलकुलेट करके देता है। अब हम देखें कि विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन जो है उसमें क्या चीज़ हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके हर स्टेज के ऊपर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप WIP को कैलकुलेट कर सकें। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारी कुछ, यानी कि आप क्या कह लें कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, उसमें हम पहला जो हमारा काम होता है वो मिक्सिंग का है। जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं उसको हम मिक्स करते हैं, फिर हम उसको क्या कह लें कि फिर हम वो जब उससे कोई एक नई चीज़ बनती है, फिर हम उससे कुछ कटिंग करते हैं, फिर हम उससे कोई चीज़ पैक, वो जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो वो फिर हम पैकिंग कर लेते हैं, और फिर आप कह लें कि जो भी आगे फिर डिलीवरी है या जो भी है, फर्स्ट करें हमारे ये 3 प्रोसेस है। अब सबसे पहले आपने ऑर्डर इशू किया, आपने कहा कि जी 1000 यूनिट जो है ना वो बनाने हैं। फिनिश गुड जो है, स्टार्टिंग में आपने कहा कि जी हमने 1000 यूनिट जो है ना वो बनाने हैं। फिनिश गुड जो है वो आपको एट द एंड पता चला कि जी हमारे तो अभी सिर्फ जो है ना 700 यूनिट जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, अभी 300 यूनिट रहते हैं। अब एक तो ये है कि आप सिंपल 300 यूनिट को का WIP कैलकुलेट कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके जो मैन्युफैक्चरर ओनर हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमें पता चले कि हर चीज़ कितने अरसे में बन जाएगी। तो फिर क्या किया जाता है कि हर पॉइंट के ऊपर जो है, मिक्सिंग के ऊपर, कटिंग के ऊपर, पैकिंग के ऊपर सेपरेट से WIP को कैलकुलेट करने का अरेंजमेंट किया जाता है। यानी कि आपको हर पॉइंट के ऊपर मीटर्स लगाने पड़ते हैं, और वो बताता है कि जी इस मिक्सिंग के ऊपर कितने आपके जो है ना वो एक्टिविटीज़ इस्तेमाल हो चुकी हैं, कितना रॉ मटेरियल यूज़ हो चुका है, और कितनी लेबर इस्तेमाल हो चुकी है, वो अलग से मीटर कैलकुलेशंस करते हैं उसके ऊपर। मतलब फ़र्ज़ करें मशीन आवर्स के लिए उस मिक्सिंग का जो प्लांट है, वो जो उसके अंदर जो भी मशीन है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जो उसके अंदर लेबर है, उस सब का रिकॉर्ड अलहदा रखा जाएगा। इसी तरह जो कटिंग का जो प्लांट है, या उस वो जो इन्वायरमेंट है, या वो जो कमरा है, या जो फैक्ट्री का एरिया है, उसके अंदर जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसका जो कंजम्पशन है वो अलहदा से सेपरेट से रिकॉर्ड की जाएगी। लेबर के आवर्स जो हैं वो अलहदा से कैलकुलेट किए जाएंगे, मशीन आवर्स अलहदा से कैलकुलेट किए जाएंगे। इसी तरह पैकिंग है उसकी, और फिर हर एक की सेमी फिनिश जो होगी वो अगले के लिए रॉ मटेरियल बनेगी, या मिक्सिंग जो कंप्लीट कर लेगा वो एज अ फिनिश या सेमी फिनिश के तौर पे वो कटिंग को एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे देगा, कटिंग जो है वो आगे। तो इस तरह से आप 700 तो आपको पता चल गया, लेकिन बाकी जो 300 यूनिट है, पता चला कि जी 200 यूनिट जो है वो यहाँ पे हैं इस वक्त, इन प्रोसेस हैं, 50 जो है वो अभी, या 60 यहाँ पे हैं, और इस तरह 40 यहाँ पे। तो अगर आप विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन की जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर उस सूरत में ओनर को या फैक्ट्री ओनर को ज़्यादा बेहतर पता है कि ये तो 200 यूनिट हो सकता है कि मुझे अगले 2-4 दिनों में मिल जाए, लेकिन ये 40 यूनिट जो है ये शायद मुझे मिलने में शायद अभी 2 हफ्ते लग जाएंगे, या मतलब है कि क्योंकि अभी वो अभी पहले स्टेज पे है। तो इसका मतलब है कि फिर आपने जितना भी वो आपने राउटिंग के अंदर चीज़ें बनानी है, तो आपने उन सब को जो है ना अलहदा-अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ये पहले, सबसे पहले ये है कि आपकी जो फिज़िकल फैक्ट्री है,
या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर प्रोसेस की अलहदा से 3-4 चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि मशीन, लेबर, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी की सारी सेपरेट से अगर वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो उस सूरत में फिर आप विद रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आप सिंपल दो प्रोसेस बनाएंगे, यानी कि बस यानी कि स्टार्ट और फिनिश गुड सिंपल, यानी कि आप कहेंगे कि रॉ मटेरियल इशू और फिनिश गुड रिसीव, और इन दोनों के बीच में जो होगा ना वो आपका WIP चलेगा बस। अगर फिनिश गुड रिसीव नहीं हुई, सिंपल वो WIP है, अगर फिनिश गुड रिसीव हो गई तो फिर उस आपका क्या है वो वेरिएंस है। तो इस सूरत में फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन है कि आप विदाउट रिपोर्टिंग पॉइंट कंसिडरेशन करें। तो इसमें फिर हमें वो देखना पड़ेगा कि आपकी जो फैक्ट्री की कैपेबिलिटी है वो किस हद तक जो है ना वो है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड है, इसके अंदर एक और एसएपी भी कॉस्ट कैलकुलेशन का एक मेथड देता है, उसको हम कहते हैं डीकपलिंग सिनेरियो। डीकपलिंग सिनेरियो का मतलब है कि एक ऐसी प्रोडक्शन विच गोज बियॉन्ड पीरियड, यानी कि पीरियड का मतलब है कि एक महीना जो भी आपने रखा हुआ है कि पीरियड एंड क्लोजिंग कब करते हैं, जब आपका एक पीरियड ख़त्म हो जाए। ज़्यादा तो जो 99% हैं सिनेरियोज होते हैं उनमें यही होता है कि एक पीरियड इज़ इक्वल टू 1 मंथ, लेकिन हो सकता है कि किसी जगह पे 15 दिन का भी हो सकता है, किसी जगह पे 2 महीने का भी हो सकता है, लेकिन वट एवर द ड्यूरेशन इज योर कंटेन इन योर पीरियड टर्म्स, अगर आपकी प्रोडक्शन वो बियॉन्ड द पीरियड चली गई है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इस वक्त किस चीज़ की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड, कि हमने एक पीरियड के अंदर जो है ना वो कैलकुलेट करनी है कि एक महीने के अंदर हमने कितनी जो है ना वो प्रोडक्शन कर ली या जो भी है। तो अगर फर्ज कर लें कि हमने जनवरी है और फरवरी, जनवरी के अंदर हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया, हमें था कि हम 1000 यूनिट जो हैं वो बना लेंगे। कोई भी हम फर्ज कर लेते हैं कि मोटर्स हैं या मोटर्स कर लेते हैं, ठीक है, मोटर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है वो हमने 1000 मोटर बनानी है, ठीक है, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनानी शुरू की। जब फिनिश गुड हमने बनी उसके लिए, तो फिनिश गुड में हमारे पास तकरीबन 800 आ गई और पीरियड ख़त्म हो गया, जनवरी आ गया। अब फरवरी में वो जो रिमेनिंग 200 हैं वो इसमें चली जाएंगी, और इस 1000 के लिए फ़र्ज़ करें कि हमने जो सारा का सारा रॉ मटेरियल और जो हमने प्लानिंग की हुई थी, वो हमें उम्मीद थी कि शायद वो हम 100,000 के अंदर जो है ना ये 1000 मोटर बना लेंगे, यानी कि आप कह लें कि तकरीबन एक मोटर जो है ना वो 100 रुपीज़ की हमें बनेगी। 800 मोटरें हमारी बन गई जनवरी के अंदर। हुआ क्या कि अगले महीने में जब हम गए 200, तो हमारी कॉस्ट हमें कुछ और एडिशनल जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट करनी पड़ गई किसी भी रीज़न की वजह से। अगले महीने में शायद हमारे कोई प्राइस चेंज हो गए, कोई टैक्स ज़्यादा लग गए, या जो भी हमें कुछ आप कह लें कि फिर हमें कोई और 20,000 या 10,000 जो हमें और उसके अंदर रॉ मटेरियल का या लेबर को हायर करना पड़ा, या लेबर को एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ गई। और फरवरी के एंड पे जो है वो हमने क्या हुआ कि ये हमारे 200 यूनिट मुकम्मल हो गए। तो अब क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 1000 यूनिट जो है वो हमें कितने में पड़ गए, 1,10,000। यानी कि अगर आप देखें तो इसका मतलब हुआ कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो अब वो कितनी होगी, 110। तो इस सूरत में फिर सिस्टम जो है ना वो कैलकुलेट करता है कि अगले महीने में कितनी कॉस्ट थी, पिछले महीने में कितनी कॉस्ट थी, और फिर जो है वो उस हिसाब से वो देख लेता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट पे पीरियड के अंदर पिछली कॉस्ट को अगली कॉस्ट के अंदर किस तरह से एकमोलेट करना है, और जो डिफरेंस आपने एडिशनल ऐड किया है उसको भी वो उसके अंदर उसका हिस्सा बना के तो फिर एक टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेगा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका एक डीकपलिंग जो है ना, ये सिनेरियो है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो है वो हमारे पास जब हम 3 नंबर सिनेरियो होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक चीज़ पैदा करते हैं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद पैदा हो जाती है, या एक चीज़ पैदा करने के लिए हमें दूसरी चीज़ को के साथ एक एडिशनल पैदा करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। जॉइंट प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। जॉइंट प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो दो सिनेरियोज हैं उसमें एक आता है बाई प्रोडक्ट, और एक जो है वो क्या आता है, उसको हम कहते हैं को प्रोडक्ट। अब इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन हम इसके एक सादा सी ज़बान में एग्जांपल ले लेते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि सम प्रोडक्ट इज फ्रीली प्रोड्यूस विद फिनिश गुड। मिसाल के तौर पे अगर आपको पता हो कि जो चीनी जो है या शुगर जो है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनेगी, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जब वो बना लेते हैं तो वो जो गन्ना होता है वो जो निचोड़ लेते हैं तो वो जो पीछे बच जाता है वो सूखा हुआ गन्ना, वो भी क्या होता है उसका, वो उसको फिर वो सेल करते हैं या उससे कोई और चीज़ बना लेते हैं। तो अब वो जो गन्ना खुशक गन्ना है वो क्या है, वो उसको हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट, यानी कि वो उसको मुफ्त में मिल गई ना चीज़। तो इस सूरत में हम क्या कहते हैं कि इस जो बाई प्रोडक्ट होती है इसकी जो प्राइस होती है, प्राइस ऑफ बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम एफ चीज फिनिश गुड से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने चीनी बनाई और चीनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो शुगर कॉस्ट पर केजी जो है वो थी 100 रुपीज़, और जो आपने गन्ना खुशक गन्ना जो है वो सेल किया, बाई प्रोडक्ट जो है वो सेल किया आपने, फर्ज कर लें कि वो 10 रुपये का सेल किया, तो क्या हुआ आपने, फिर इसका मतलब है कि जो चीनी की कीमत कितनी होगी, आप कहेंगे कि 100 - 10 इज इक्वल टू 90। तो बाई प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा आपकी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर से वो माइनस की जाती है, तो उसमें फिर आपकी जो एक्चुअल प्राइस होती है या फिनिश गुड की प्राइस हो जाती है वो फिर कंज्यूमर को कम मिलती है। इसी तरह फ़र्ज़ करें आप लकड़ी लेके आते हैं और उससे फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाते हुए जो लकड़ी के जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं या जो लकड़ी को रगड़ने के दरमियान उसका वो जो जो बूरा निकलता है, तो वो भी तो आगे सेल होता है ना मार्केट में, और वो तो आपको फ्री मिल गया ना, उसको तो आपको बनाने में कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि फर्नीचर अगर आपका 1 लाख का तैयार हो गया है और वो 5,000 का वो बूरा और वो सारा बिक गया है, तो फिर आपको फर्नीचर 1 लाख का तो ना पड़ा, फर्नीचर तो आपको फिर 95,000 का मिला ना। तो वो फिर आपने कास्ट को उसके अंदर से कम कर देते हैं फिर। और वो नॉर्मली हम एस के अंदर जो है ना इस तरह के जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल है बॉम, उसके अंदर से हम यानी कि वो बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर से वो बाई प्रोडक्ट को हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, दूसरा हो गया को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट जो है वो भी तकरीबन आप कह लें कि बाई प्रोडक्ट के साथ साथ तकरीबन उसी तरह का ही उसका यानी कि है, थोड़ा सा उसमें मुख्तलिफ है। ये जो बाई प्रोडक्ट है ये हमें क्या मिला है, मुफ्त में मिल गई। को प्रोडक्ट मुफ्त में नहीं मिलेगी। ये क्या है कि आ, ये क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड वट एवर विद फिनिश गुड बाई चॉइस। ये ऊपर वाली तो फ्री थी, इसमें आपके पास चॉइस ही नहीं थी, आपको लाजमी मिलेगी मिलेगी। आपने लकड़ी लेके आए मार्केट से
और आपने फर्नीचर बनाना शुरू किया, उसका बूरा तो लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। आपने गन्ना लेके आए, उससे चीनी बनानी थी, वो खुशक गन्ना या जो भी है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आपके कोई चॉइस नहीं है। इट इज़ प्रोड्यूस विद फिनिश गुड बाई चॉइस। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हम क्रूड ऑयल लेके आते हैं और उससे हम, अब आपके पास उसमें आपके पास क्या करेंगे, आप उससे पेट्रोल बनाते हैं, तो आपके पास उसमें फिर आपके पास और भी ऑप्शन है कि आप उससे डीजल भी बना लें, उससे आप जेट ऑयल भी, जेट जो जहाज़ के अंदर इस्तेमाल है वो भी बना लें। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट से यानी कि क्रूड ऑयल से उसकी जो छोटी 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 प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट जो होती हैं वो आपकी असल प्रोडक्ट के अंदर माइनस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसके पार्ट का हिस्सा नहीं है। जो आपने एफर्ट्स पेट्रोल बनाने में करनी है वो डीजल बनाने में अलहदा से कैलकुलेट होनी है, जेट ऑयल बनाने में अलहदा से आपकी सारी की सारी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। बाई प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ आपको फ्री मिलती है वो आप फिनिश गुड के अंदर उसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आपने हर एक चीज़ की अलहदा प्राइस लगानी है और अलहदा से उसकी जो है ना वो कॉस्ट कैलकुलेट करके तो वो आपने उसको शामिल करना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मली इसको हम कहेंगे ये हमारा है जॉइंट प्रोडक्ट। फिर इसी तरह जो है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक और जो तीसरी ऑप्शन जो हमें यहाँ पे देखी वो क्या थी, वो थी कॉस्ट बाय सेल्स ऑर्डर। एक हमने देखा प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑर्डर, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर भी हो सकता है, प्रोसेस ऑर्डर भी हो सकता है। दूसरा है कि प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड, जिसमें हमने देखा कि किसी एक खास पीरियड के अंदर हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बना ली हैं। एक चीज़ याद रखें, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड के अंदर इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑर्डर के अंदर तो हमारे पास पता है कि वो हमने सारा का सारा कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोसेस ऑर्डर के अंदर। इसके अंदर जो है ना वो कॉस्ट कब कैलकुलेट की जाती है, जब आप चीज़ों को स्टॉक से बाहर निकालते हैं, यानी कि कोई ख़रीदने आ गया तो आप कहते हैं कि अच्छा भाई, अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने यानी कि कोई बना लें हैं कि टूथपेस्ट बना रहे हैं आप, एक बंदा आ गया आपके स्टॉक में 10,000 पड़ी हैं, उसने कहा जी मुझे जो है ना इसमें से 2,000 दे दें। तो जब 2,000 वहाँ से इशू होंगी तो फिर आप देखेंगे कि ये जो 2,000 है इसके ऊपर मेरा कितना रॉ मटेरियल लगा, कितनी मेरी इलेक्ट्रिसिटी लगी, फैक्ट्री और मशीन आवर्स कितने लगे। तो व्हेन इसमें क्या होता है, एफ जी इज इशूड, देन आपका जो रॉ मटेरियल है, कॉस्ट, सारी कॉस्ट जो भी कॉस्ट है इज कैलकुलेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आपने दो प्रोसेस पैरेलल चला लिए। कौन सा? एक गुड्स इशू फॉर मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स रिसीट्स, गुड रिसीव्ड फ्रॉम प्लांट। दोनों चीज़ होंगी ना कि कितनी वहां से ली हैं, और ना गुड्स इशू फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि गुड्स इशू में से आपका सारा रॉ मटेरियल जो है, बल्कि रॉ मटेरियल लिख लेते हैं, गुड्स नहीं लिखेंगे, रॉ मटेरियल इशू फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें से हम देख लेंगे कि गुड्स इशू फ्रॉम प्लांट, गुड्स इशू फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें जब आप चीज़ें बेचती हैं तो उस वक्त कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एसएपी एक टर्म यूज़ करता है, उसको कहता है कि बैक फ्लैश। बैक फ्लैश का एक प्रोसेस है, वो जब चलाते हैं हम ये प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड के अंदर, फिर हम उसमें बताते हैं कि हम कितनी चीज़ें इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं कस्टमर को। तो सिस्टम फिर अकॉर्डिंगली उन चीज़ों के अगेंस्ट देखता है कि अच्छा इतनी चीज़ों के अगेंस्ट कितना रॉ मटेरियल इशू करना था, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, फिर वो सारा प्रोसेस चलाता है और फिर वो कैलकुलेट करता है। तो बैक फ्लैश की जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड के अंदर।
ये वाली टर्म आपको प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर के अंदर नहीं मिलेगी। अच्छा, तीसरी जो हमने देखी कि वो जो तीसरी टाइप थी वो है प्रोडक्ट कॉस्ट बाई सेल्स ऑर्डर। प्रोडक्ट कॉस्ट बाई सेल्स ऑर्डर। प्रोडक्ट कॉस्ट बाई सेल्स ऑर्डर का मतलब है कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए, चीज़ के लिए आपको बकायदा ऑर्डर मिल गया, स्पेसिफिकेशन के साथ कहा गया कि जी ये चीज़ मुझे चाहिए इस स्पेसिफिकेशन के साथ, और फिर प्लांट जो है वो रन हो जाए उसके लिए। इसमें आपके पास आमतौर पे जो सेल्स ऑर्डर है, इसमें हम दो, हमारे पास जो है ना वो ऑप्शंस आती हैं। इसमें जो एक ऑप्शन है वो है, तो ये भी अगर से सेल्स ऑर्डर की है, लेकिन इनिशियल जो है उसको हम क्या दे सकते हैं, विदाउट सेल्स ऑर्डर कंट्रोलिंग, और एक है विद सेल्स ऑर्डर कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग कह लें, प्रोडक्शन कह लें, या जो भी कह लें। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें अब ये जो है विदाउट सेल्स ऑर्डर प्रोडक्शन जो है, अगरचे प्रोडक्ट कॉस्ट बाय सेल्स ऑर्डर है, लेकिन अभी आपको सेल्स ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन आपने ऑन द शेल्फ नहीं उसको रखना, ठीक है। बाकी जो आपकी ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड है, इसमें अगरचे आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप मेक टू स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑन द शेल्फ आप चीज़ें रख देते हैं कि कंज्यूमर आए, वो देखे कि एक चीज़ शेल्फ पे पड़ी हुई है, और फिर वो कहे कि भाई ये चीज़ मुझे दे दो, मैंने ये खरीदनी है। लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट बाई ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर जो है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो आप शेल्फ पे नहीं रखेंगे, कोई होल सेलर आपसे लेने नहीं आएगा। आपको पता है कि कुछ अरसे में आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा या ऑर्डर आने वाले हैं, तो आप विदाउट सेल्स ऑर्डर जो है ना वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपको पता है कि जी जून जुलाई में शायद आगे गाड़ियों की कीमतें सस्ती हो जाएंगी और प्लांट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है लोगों की, तो आप क्या करते हैं कि अभी से ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में जो है वो हम क्या कहते हैं कि ये विदाउट सेल्स ऑर्डर प्रोडक्शन है। लेकिन जो ही सेल्स ऑर्डर आप आएगा, उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। विद सेल्स ऑर्डर प्रोडक्शन सिंपल है कि पहले कंज्यूमर ने आपको सेल्स ऑर्डर दिया, यानी कि उस सूरत में क्या होगा कि सेल्स ऑर्डर विल बी इशूड फ्रॉम एसडी साइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉड्यूल है उससे आपका सेल्स ऑर्डर इशू होगा, और उसके अंदर सारी स्पेसिफिकेशन होगी, और वो सेल्स ऑर्डर जो है ना उससे आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो इस सूरत में आपका जो कॉस्ट कलेक्टर है वो क्या है, वो आपका सेल्स ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर के ऊपर आपने फिर सारा WIP, वेरिएंस, सेटलमेंट, हर चीज़ जो भी है ना वो सारी की सारी आपने इसके साथ वो कैलकुलेट करनी है। इसी तरह एक और SAP के अंदर जो है वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जो है एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं मिक्स कॉस्टिंग। मिक्स कॉस्टिंग जो है इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ जो है वो आप कह लें कि डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। मसलन उसमें आपके पास एक है कि मल्टीपल प्रोक्योरमेंट, या मल्टीपल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल मल्टीपल का मतलब है कि मल्टीपल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। मिसाल के तौर पे आप आप एक लैपटॉप बना रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कोई फर्ज करें कि प्रोसेसर चाहिए या कीबोर्ड, वो मदरबोर्ड वगैरह चाहिए, तो आप कहते हैं कि हम उसको प्रोक्योर करते हैं कि डिफरेंट ममालिक से, ठीक है। हम आपको उसका मदरबोर्ड चाहिए लैपटॉप बनाने के लिए, तो आप कहते हैं कि हमें जो है ना इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना 3 बड़े जो है ना वो मैन्युफैक्चरर हैं। हो सकता है कि एक जो है वो चाइना से हो, एक US से हो, और एक जो है ना वो हम कह देते हैं कि वो रशिया से हो। अब आप
चाइना से जो हम वो कह रहे हैं कि हम जो 60% जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है ज़रूरत है, आप उतना उस वहाँ से ले रहे हैं। इसी तरह 20% जो है या 30% यहाँ से ले रहे हैं, और 10% जो है वो आप रशिया से परचेज कर रहे हैं। अब प्राइस को आपने देखना होता है। इसमें प्राइस पर यूनिट जो है, फर्ज कर लें कि चाइना जो है वो आपको एक मदरबोर्ड जो है ना वो हम कह रहे हैं कि ये 100 का दे रहा है। यूएस जो है ना वो आपको पर यूनिट जो है ना वो एक 110 का दे रहा है। रशिया जो है ना वो आपको 105 का दे रहा है। अब जब आप मल्टीपल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और डिफरेंट वेंडर से कर रहे हैं, तो स्टॉक में चीज़ें जो है ना या रॉ मटेरियल जो स्टोरेज लोकेशन के ऊपर सेव हो रहे हैं, वो डिफरेंट वेंडर के साथ डिफरेंट प्राइसेस के साथ सेव हो रहा है। तो एसएपी जो है इसके ऊपर जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करता है उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज, एवरेज प्राइस। वो क्या करेगा कि वो हर एक की देखेगा कि एवरेज कितनी बनती है। मसलन ये 100 है, तो 100 का 60% जो है वो क्या होगा, 60 होगा ऑफ कोर्स। तो ये हो गया 60%, इसका 60 हो गया। 30 जो है 110 का 30% कितना है, ये बल्कि इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 60% आ गया इसका, और 110 का 30% कितना आएगा, 110 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 33 आ गया। और 105 का मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा वो तो सिंपल ही है, वो तो 10 ही आएगा, 10.5 या जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम इन सब को जमा कर दें तो प्राइस पर यूनिट जो है वो कितनी होगी, 104 रुपये। तो जो भी हम रॉ मटेरियल इशू करेंगे, खा वो चाइना का मदरबोर्ड इशू करें, यूएस का करें, या तो सिस्टम उसको भी प्राइस पर यूनिट जो है ना 104 लगाएगा। और फिर वो जब फिनिश गुड बन जाती है और जो भी फिर प्राइस कैलकुलेट होती है तो वो इस हिसाब से होगा। यानी कि मैन्युफैक्चर जो है एट द एंड ओनर को इससे गरज नहीं है कि वो जो लैपटॉप तैयार हो गए फाइनल, उसमें चाइना का मदरबोर्ड लगा हुआ है, यूएस का लगा हुआ है या रशिया का लगा हुआ है, उसने जो प्राइस कैलकुलेट कर लिया वो 104, ताकि वो उसको कोई लॉस ना हो। एवरेज प्राइस उसने जो है ना वेटेज एवरेज प्राइस जो है ना वो कैलकुलेट कर ली। तो ये जो है ना ये मिक्स कॉस्टिंग के अंदर जो है ना इसको हम कहते हैं मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरह इसके अंदर कुछ और भी सिनेरियोज आ जाते हैं। मतलब एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो वो ये हो गया कि उसमें हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट किस्म के सेमी फिनिश गुड्स प्रोसेस से चलते हैं। मसलन उसको हम कह देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है फॉर सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि आप फर्ज करें कि हमारे पास दो प्रोसेस है, वन प्रोसेस टू प्रोसेस। एक प्रोसेस है, हम फर्ज कर लें वही वाली बात कि हम गाड़ी बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं। तो उस पहले में हम क्या कर बनाते हैं, उसकी सिर्फ असेंबली बनाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको फिर असेंबली बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो असेंबली से मुराद है कि उसका जो बाहर वाला ढांचा है वो बना लेते हैं और दूसरे प्लांट को देते हैं। तो दूसरा प्लांट क्या करता है कि फिर उसको फिनिश गुड का बना देता है उसकी, यानी कि फाइनल मोटरसाइकिल तैयार करता है। अब असेंबली जब डिपार्टमेंट बनाएगा तो वो अपने सारी चीज़ें जो है ना वो बना के दे देगा और उसको कहेगा इसको तुम पैक कर दो या तैयार कर दो, फाइनल तैयार कर दो। तो इसका तो जो BOM है, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, राउटिंग जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो गई। इसी तरह आप कह लें कि जो कॉस्टिंग शीट हो गई, वो तो सारी की सारी जो होगी वो तो होगी पहले प्रोसेस के अंदर। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है जिसने ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, उसको तो कोई बिल ऑफ मटेरियल की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी सेमी फिनिश गुड मिल रही है। उसने तो सिर्फ उनको
अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या करना है कि सिर्फ प्रोसेस ही करके तो उसको पैक कर देना। तो इसका मतलब है कि इसके पास तो जब बिल ऑफ मटेरियल ही नहीं है या राउटिंग ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कॉस्ट कैलकुलेट करने में मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे भी इसके ऊपर जो है वो फिर डिटरमिन करता है कि अच्छा चलें वो फिर इसी का बिल ऑफ मटेरियल और राउटिंग और ये इसको आगे लेके आता है, और इसके जो कोई वर्किंग आवर्स वगैरह होते हैं या जो इसकी कॉस्ट होती है वो उसको फिर ऐड करके तो फिर जो है ना वो आपको एक फाइनल जो है ना वो प्राइस कैलकुलेट करके दे देता है कि पहले वाला बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग, कॉस्टिंग शीट वगैरह वो सारा शामिल किया, और दूसरे की जो भी कोई उसके अंदर फर्दर एक्टिविटीज़ है प्रोसेस की वो उसमें ऐड की, तो फिर वो उसकी फिर दोनों की फिर वो एक प्राइस कैलकुलेट करके तो वो आपको बता देगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये सारा का सारा क्या है, मिक्स्ड कॉस्टिंग। इसी तरह इसमें फिर और भी यानी कि टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं कि स्प्लिट वैल्यूएशन करनी है या नहीं करनी, कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है वो अगले यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करनी है, या जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी तो फिर दोनों की अगर प्राइसेस डिफरेंट हैं तो फिर वैल्यूएशन का क्या तरीका होगा, वो हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि स्प्लिट वैल्यूएशन या विदाउट स्प्लिटिंग वैल्यूएशन जो है ना वो हम किस तरह से करेंगे। इसी तरह क्रॉस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जो है या क्रॉस प्लांट कॉस्टिंग जो है वो भी एसएपी के अंदर एक कंसेप्ट है, जिसमें आपके क्या आते हैं, दो प्लांट मोर देन वन प्लांट इज इन्वॉल्व वो हो जाते हैं, और फिर एक प्लांट का जो आउटपुट है या सेमी फिनिश गुड्स हैं वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, और फिर वो दूसरे के लिए वो प्रोडक्शन उसमें स्टार्ट होती है। तो इन सिनेरियोज में अगर आपके एक से ज़्यादा प्लांट हो तो फिर सिस्टम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि एक प्लांट के ऊपर कॉस्ट फिनिश गुड को कैलकुलेट करना है या दोनों की अलग अलग करनी है या दोनों को कॉस्ट स्प्लिट करनी है। तो ये भी हम देख लेंगे कि क्रॉस प्लांट कॉस्टिंग के अंदर कैसा होता है। इसी तरह एक लास्ट में हम देखते हैं कि एक और कॉस्ट आती है, उसको हम कहते हैं एडिटिव कॉस्ट। एडिटिव कॉस्ट जो है इसका मतलब है कि ऐसी कॉस्ट जो कि सारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली, जो भी रेगुलर कॉस्टिंग का एक मेथड है एसएपी के अंदर, खा वो बिल ऑफ मटेरियल हो या आपकी वो राउटिंग हो या और या कॉस्टिंग शीट हो या जो भी आपका प्रोडक्शन ऑर्डर है या जो भी ये सारे करके फिर भी कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कि आप एडिशनली ऐड करना चाह रहे हैं जो कि इन चीज़ों में नहीं आ रही, जैसे कि आपकी होगी फर्ज करें कि प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है, या फिर इसी तरह कोई आप कहते हैं कि कुछ अलहदा से एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल आ गया, चार्जेस आ गए, वो आप ऐड करना चाहते हैं, ताकि वो एवरीथिंग आपने अल्टीमेटली आपका तो यही गोल होता है कि हर चीज़ की कॉस्ट आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर शामिल करें, ताकि उससे सही जो है ना वो कॉस्ट ऑफ जो है ना एट द एंड सेल वो कैलकुलेट हो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से कैलकुलेट हो, फिर आप उसके अंदर जो है वो एक प्रोसेस एक नॉर्मल सी अमाउंट प्रॉफिट की डाल के फिर आप उसको सेल करेंगे, ताकि उसी से ही आपने फिर अपना सारा बिजनेस चलाना है। तो एडिटिव कॉस्ट जो है ना वो भी एसएपी आपको हेल्प देता है कि आप एट द एंड जो है वो आप एडिटिव कॉस्ट ऐड करें और उसके बाद फिर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें और या सारा जो है ना ये करें। तो ये सारे के जो कंसेप्ट हैं ये हम एसएपी के अंदर जब हम साथ साथ चलाएंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के प्रोसेस, तो उनके अंदर हम देखेंगे कि ये किस किस तरह से हम इनको इम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Is it clear? Thank you. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम सिस्टम में इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने देखी, ज़्यादातर इनमें से वो चीज़ें हैं जो कि हम एक्चुअल कास्टिंग के अंदर यूज़ करेंगे। जहाँ तक सवाल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का या जिसको हम कहते हैं प्लान कॉस्ट, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे हद तक आपकी ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर आपको कोई WIP या वेरिएंस या इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता।
क्यों? क्योंकि वो सारा क्या है, प्लान है। प्लानिंग के अंदर आपको वर्क इन प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो कोई चीज़ प्लांट में तो डालनी नहीं ना, वो तो आप सारा एज्यूम कर रहे हैं। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम प्लानिंग के लिए क्या चीज़ करें, और वही चीज़ हम तकरीबन करेंगे एक्चुअल कॉस्टिंग के अंदर, उसमें कुछ चीज़ें हम एडिशनल ऐड कर लेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि हम फर्ज कर लें कि हम साइकिल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, प्रोसेस ऑर्डर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम साथ उसके भी एग्जांपल देख लेंगे कि वो किस तरह से चल रहा है। तकरीबन आप कह लें कि 90% 95% सेम है। अब जब आप एक साइकिल बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्या हो सकते हैं? आपको टायर चाहिए, हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल ये नीम आ गया, ये उसकी क्वांटिटी आ गई, ये उसकी प्राइस आ गई। हमें टायर चाहिए, कितने चाहिए? एक साइकिल के लिए कम से कम हमें 2 टायर चाहिए। और हम प्राइस यहाँ पे करते हैं कि ये जो प्राइस है ये पर यूनिट प्राइस है, और हम एज्यूम करते हैं कि एक टायर जो है ना वो हमें फॉर द टाइम भी हम ₹5 को ही देखते हैं। हम कहते हैं कि एक टायर हमें 2000 का पड़ेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि उसकी एक ना पूरी असेंबली जो है वो हमें चाहिए, वो एक है, वो हम कह देते हैं कि वो हमें 10,000 की पड़ेगी। इसी तरह हम कहते हैं कि उसकी हमें जो है वो एक वायर्स चाहिए ताकि वो इसके ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सारा जो है वो करे, वो हमें ओवरऑल एक चाहिए, तो हम कह देते हैं कि वो हमें 3,000 रुपये में चाहिए। और लास्ट हम ले लेते हैं कि कुछ जो है वो पैकिंग मटेरियल जो भी है उसका, वो करके तो हम 1,000 कर। तो ओवरऑल टोटल जो है मटेरियल आप कह लें कि ये हमें पड़ गया 16,000 रुपये का। क्या हमारी साइकिल की कॉस्ट 16,000 है? नहीं, ये कॉस्ट ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। इतनी चीज़ों से आपकी साइकिल तैयार नहीं होगी। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें मार्केट से इतने इतने की मिल जाएंगी। अब अगर हम देखें, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको कोई अच्छा सा कलर दे लेते हैं, बल्कि हम यहाँ से दे लेते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि मैं इसको अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ इतना पोर्शन, अब मैंने यहाँ से प्राइस को निकाल दिया, तो इतने पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगा? एक ऐसी चीज जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी आए, उसकी क्वांटिटी भी आए और प्राइस ना आए, उसको हम क्या कहते हैं? एसएपी की टर्म में हम कहते हैं उसको बिल ऑफ मटेरियल। तो हमारा ये जो है ये बिल ऑफ मटेरियल जो है ये हम एसएपी में बनाते हैं। इसके बनाने के बगैर जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बिल ऑफ मटेरियल या इसको हम कहते हैं बॉम, ये हो जाएगा। बॉम क्या चीज होती है? आपका रॉ मटेरियल प्लस क्वांटिटी दैट आर यूज्ड। और ये याद रखें कि अभी हमने बात कर रहे थे बाई प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट की। तो जो बाई प्रोडक्ट होती है वो आपके बिल ऑफ मटेरियल में से माइनस हो जाती है। जब आप यहाँ पे लिख रहे होंगे, फर्ज करें हम ये वो लिख रहे हैं कि फर्नीचर का लिख रहे हैं या चीनी का लिख रहे हैं, शुगर का, तो यहाँ पे जो भी हमारी है, फर्ज करें कि वो फाइनल जो भी चीज़ बन रही, रफ बन गया, या हम साइकिल बना रहे हैं, तो जो वेस्ट है उसका रबड़ वगैरह वो भी हम बनाते हैं, वो मिल जाता है हमें, चीज़ें काट काट कर जो बच जाता है,
तो वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे -2 डाल देते हैं या -1 डाल देते हैं उसका 1 यूनिट। तो सिस्टम क्या करेगा, वो फिर उतना उसकी प्राइस में से ऑटोमेटिकली जो इस वेस्ट की प्राइस बन रही होगी उसकी टोटल कॉस्ट में से उसको उतना कम कर लेगा। तो ये याद रखें कि जो बाई प्रोडक्ट होता है वो आपका बॉम में से कम हो जाता है। अच्छा, फिर जब आप ये रॉ मटेरियल वगैरह बना लेंगे तो ऑफ कोर्स सिर्फ रॉ मटेरियल रखने से तो नहीं काम होगा, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की या कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अब आप के कुछ प्लांट्स हैं जिसमें ये काम हो रहा है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर हम कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें असम्बल करने में कुछ टाइम लगने चाहिए। तो जो हमारा असम्बली का जो एक्टिविटीज़ है, अब आपको वो एक्टिविटी एलोकेशंस जो हमने पढ़ी हैं वो हमें ज़हन में आनी चाहिए। असम्बली की एक डिपार्टमेंट है जो वो काम कर रहा है इसके ऊपर। फिर हमारा जो है एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वो देख रहा है कि जी जिन असम्बली वालों ने क्या सही साइकिल बना दिया कि नहीं कर रही, तो क्वालिटी एश्योरेंस भी काम कर रहा है। फिर इसके अलावा जो है वो एक पैकिंग वाला बंदा है या डिपार्टमेंट है, वो उसको पैक कर रहा है। तो ये जो है पर आर जो है, नहीं नंबर ऑफ आवर्स और रेट पर आवर। असम्बली वाला कहता है कि मुझे एक साइकिल असम्बल करने में कम से कम जो है ना वो मुझे 10 घंटे लगते हैं, और मैं 1 घंटे का कम से कम जो है ना वो आप कह लें कि 500 जो है ना रुपीस वो लूँगा। इसी तरह क्वालिटी इंश्योरेंस कहता है कि मुझे एक साइकिल को टेस्ट करने में कि क्या उसके सारे फंक्शन सही हैं, मुझे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और मैं 1 घंटे के जो है ना वो आप कह लें कि क्या कहता है कि वो मैं कहता हूँ 150 लूँगा। पैकिंग वाला कहता है कि मुझे पैकिंग करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे के मैं 100 रुपये लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल प्राइस है, टोटल कितना हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और ये हो गया, और टोटल 5400 ये हो गया। यानी कि एक्टिविटीज़ जो है वो के लिए 5400 ये हो गया। इस सारी जो चीज़ है, ये सारा का सारा जो हमने काम किया, इस सारे काम को SAP की टर्म में जो हम बनाएंगे, सारा एक्टिविटीज़ बनाएंगे, एक्टिविटीज़ को फिर हम प्लान करेंगे और वो सारा काम कर करके, तो इसको हम कहते हैं राउटिंग। राउटिंग जो है बिल ऑफ मटेरियल के बाद आपकी एक चीज़ है जिसके थ्रू हम आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा लेकिन ये याद रखें कि क्या 16,000 जमा 5,400 यानी कि 16 और 5 21,400 क्या आपकी एक साइकिल की कॉस्ट है? तो जवाब है नहीं। अभी कुछ और भी कॉस्ट हैं जो कि आपको एडिशनली जो है वो आपको करनी है। मिसाल के तौर पे इस सारे चीज़ों को करने के लिए जो कुछ एडवन भी तो बैठी होगी ना, जो सारा कुछ हिसाब किताब रख रही है, कुछ आपके सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे होंगे जो कि आपकी सारी बिल्डिंग की हिफाजत कर रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है आप कह लेंगे कुछ बिल्डिंग का रेंट भी होगा, ठीक है, कुछ और भी बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो भी तो आपकी एक साइकिल की कीमत में हमने शामिल करनी है ना। तो हम ये कहते हैं कि फर्ज करो एक महीने का जो एडवन का जो खर्चा है वो 2 लाख रुपए है। सिक्योरिटी को डिपार्टमेंट जो है जितने हमने गार्ड रखे हुए हैं उनको जो हम तनख्वाहें देते हैं वो फर्ज कर लें कि वो 1.5 लाख देते हैं, और बिल्डिंग का रेंट जो है वो हम फर्ज कर लें कि 30,000 देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसको भी तो हमने किसी ना किसी तरह से इसको एडजस्ट करना है। ये कोई हम अपने पल्ले से तो नहीं देंगे ना, इसको भी तो हमने फिर साइकिल की कीमत में डालना है। तो ऐसे भी कहता है कि इसके लिए आपको एक बेस बनाएं, कि कोई एक बेस बना लें और उसका कुछ परसेंटेज जो है ना वो आप अपने जो है ना वो
एक साइकिल की प्राइस में ऐड कर लें। मसलन हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल जितना भी इस्तेमाल हो एक साइकिल में, वो उसका 20% जो है वो एडमन, सिक्योरिटी और बिल्डिंग का वो हम शामिल करेंगे। अब आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रॉ मटेरियल जो टोटल ये इस्तेमाल हुआ है 16,000, तो इसका अगर हम 20% ले लें, तो 16,000 ज़रा 20 तकसीम 100, तो इसका मतलब हुआ कि 3200 रुपया जो है वो हम एज आ एडमन, सिक्योरिटी और बिल्डिंग का वो भी हम इसमें डालेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16,000 जमा 5400 जमा 3200, तो 16,000 जमा 5400 जमा 3200, तो क्या 24,600 आपके साइकिल की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है? नहीं। अच्छा, ये जो फंक्शनैलिटी है एसएपी के अंदर, इन इस चीज़ को ऐड करने के लिए एसएपी जो है वो आपको एक फंक्शनैलिटी देता है, उसको कहते हैं हम कॉस्टिंग शीट। ये हम देखेंगे कि कॉस्टिंग शीट जो है वो किस तरह से बनानी है और उसके अंदर जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसको हम जो है वो ये हो गया। तो इसलिए अब हमें ये पता चल गया कि हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक तो हमने बॉम्ब बनाना है, एक हमने राउटिंग करनी है, एक हमने कॉस्टिंग शीट करनी है, और लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात हमें एडिटिव कॉस्ट को भी शामिल करना पड़ता है। तो लास्ट आ गया हमारा एडिटिव कॉस्ट। एडिटिव कॉस्ट में आप अपना जो प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन ले लें, और कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि ऊपर रह गई हो रॉ मटेरियल से, ये आपकी एक्टिविटीज से, ये यहाँ पे इनमें से जो भी रह गई है वो आप यहाँ पे फर्स्ट करें, आपको पता चला कि वो इंश्योरेंस वन टाइम है। ये याद रखें कि ये जो सारी की सारी है ना एक्टिविटीज, कॉस्टिंग शीट आपकी कन्फिग्रेशन है, राउटिंग ये भी आपकी कन्फिग्रेशन है, ये कन्फिग्रेशन प्लस दोनों चीज़ें, बिल ऑफ मटेरियल आपकी जो है ना वो मास्टर डाटा है, कॉस्टिंग शीट बहरहाल आपकी कन्फिग्रेशन है। तो जो चीज़ रह जाएगी तो वो आप एडिटिव कॉस्ट में डाल दें। एडिटिव कॉस्ट के अंदर फिर आपको डायरेक्ट डालते हैं, फिर आप उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती। आप फर्स्ट करें प्लांट डेप्रिसिएशन है, आपको पता है कितनी महीने की डेप्रिसिएशन, आप कहते हैं कि मेरी डेप्रिसिएशन जो है ना वो प्लांट की जो मैंने ओवरऑल चार्ज करनी है पर प्रोडक्ट, वो आपकी फ़र्ज़ करें कि जी 1500 है, और इसी तरह इंश्योरेंस जो है वो आप कह देते हैं कि जी मुझे 1000 इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2500 रुपया ये हो गया, तो ऊपर से 24,600 जमा 2500, तो ये जो है ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ये जो कॉस्ट है ये आपकी क्या है, ये आपकी प्लान कॉस्ट है, जो कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जब मैं सेल एक साइकिल बनाऊंगा तो मुझे कम से कम एक साइकिल जो है ना वो 27,100 की बनेगी। सेल कितनी करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, वो एक अलग एक है वो टर्म मसला है कि आपने उसमें प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट मार्जिन कितना रख रहे हैं, 10% रखना चाहते हैं, 1% रखना, जो जो भी वो फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, वो उसमें ऐड करेंगे, तो फिर उससे आपकी सेल्स ऑर्डर प्राइस जो है वो आपकी निकल आएगी कि सेल्स ऑर्डर कितने का जनरेट करना है। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं, बल्कि हाँ नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगी। मैन्युफैक्चर तो मेरे ख्याल से यहाँ तक रहती है, जब आप उसमें ये एडिशनल कॉस्ट डालते हैं तो इसको हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग के अंदर जो है ये हमने ये सारे प्रोसेस जो हैं, बिल ऑफ मटेरियल, इसी तरह राउटिंग, कॉस्टिंग शीट, एडिटिव कॉस्ट, ये सारे हमने बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जब बनाएंगे तो ये तो हम बनाएंगे,
इन सारी चीज़ों को जिस बास्केट में डालना है या जिस डब्बे में डालना है और फिर उसको कहना है कि भाई अब जैसे मैंने ये यहाँ पे जमा किया, तो मैंने यहाँ जमा करके आपको बता दिया कि 27,100 यानी कि कैलकुलेटर किया। तो वो जो कैलकुलेटर होता है, सादा ज़बान में आपको बता रहा हूँ कि वो जो कैलकुलेटर होता है जो कैलकुलेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग वेरिएंट। यानी कि आप कह लें कि आपकी सारी कॉस्टिंग का, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग का और एक्चुअल कॉस्टिंग का जो दिमाग है या जो ड्राइवर है जिसने ड्राइव करना है, वो क्या है, वो आपका कॉस्टिंग वेरिएंट है। ये एक कॉन्फ़िगरेशनल ऑब्जेक्ट है। ये अगर आपका सही बनेगा तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट सही कैलकुलेट होगी। अगरचे ये आप अपनी अपनी जगहों में बना रहे हैं, मसलन बिल ऑफ मटेरियल जो है ये बनता कहाँ पे है, ये पीपी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग वाला जो मॉड्यूल होगा या जो कंसल्टेंट होगा वो बनाएगा। इसी तरह जो राउटिंग है वो भी प्रोडक्शन प्लानिंग वाला जो कंसल्टेंट होगा वो बनाएगा। कॉस्टिंग शीट जो है वो सीओ का जो कंसल्टेंट होगा वो बनाएगा। और इसी तरह जो एडिटिव कॉस्ट है वो भी ये बनाएगा। बैकएंड पे जो ये रॉ मटेरियल के अंदर ये जो मटेरियल है, ये कौन बनाता है, आपका एमएम कंसल्टेंट बनाता है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें सारी अलग-अलग बन रही हैं, लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको कहते हैं या जो आखिरी काम है कॉस्टिंग वेरिएंट बनाना, वो किसका काम है, सीओ कंसल्टेंट का काम है कि वो उसको सही तरह से बनाए ताकि प्राइस पर यूनिट जो है वो सही तरह से कैलकुलेट हो। कॉस्टिंग वेरिएंट जो है ये एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग वेरिएंट के साथ साथ हमने पिछले दिनों हमने एक और भी देखा जो इसको हमने कहा कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट्स, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर। कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट स्ट्रक्चर है, मेरा से स्प्लिट है ये नहीं पता। और हमने पहले टर्म पढ़ी थी उसके शुरू में हमने क्या कह दिया था, प्राइमरी। और अब हम कह देते हैं कि अगर मैं इसके शुरू में से प्राइमरी को हटा दूं, या उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर एक चेक बॉक्स है वो अगर मैं हटा दूं तो ये कॉस्ट कंपोनेंट स्प्लिट स्ट्रक्चर किसके लिए हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसको हम कहते हैं। कॉस्टिंग क्या है, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और अगर ना मैं अगर वो टिक ना हटाऊं तो फिर क्या होगा, वो कॉस्ट स्प्लिटिंग के लिए होगा, प्राइमरी कॉस्ट के लिए होगा, प्राइमरी कॉस्ट स्प्लिटिंग के लिए। वो स्प्लिटिंग के लिए हम फिर उसको यूज़ करते हैं, जो कि हम कल और पिछले कई दिनों में हमने जो एक्टिविटीज़ एलोकेशन के अंदर जब हमने कॉस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है जगह एक ही है, सिर्फ वो एक चेक बॉक्स है जो कि हम लगाते हैं, तो वो फिर प्राइमरी कॉस्ट के लिए हो जाता है। अगर हम चेक बॉक्स नहीं लगाएंगे तो वो फिर हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये भी, और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर जीएल्स की असाइनमेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप शायद एडिटिव कॉस्ट को ना यूज़ करें, ऑप्शनल, कॉस्टिंग शीट इज़ एन ऑप्शनल, इवन के राउटिंग भी ऑप्शनल, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल बाज़ जगह पे आप कर सकते हैं, बाज़ जगह पे नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है या कॉस्ट है, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें बिल ऑफ मटेरियल नहीं होता, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं होता, बल्कि कुछ सर्विसेज होती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। तो उसके लिए फिर आप बॉम्ब नहीं बनाते, उसमें आप क्वांटिटी स्ट्रक्चर को ऐड नहीं करते, बल्कि आप कॉस्ट विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर आप करते हैं। तो इसमें दो टर्म्स हम यूज़ होती हैं इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्ट विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर, यानी कि बॉम्ब के साथ, और कॉस्ट विदाउट क्वांटिटी स्ट्रक्चर यानी कि विदाउट बॉम्ब। तो उसमें बिल ऑफ मटेरियल आपका नहीं आएगा और किसी में बिल ऑफ मटेरियल आता है। तो कहने का मकसद है कि वो ऑप्शनल है, लेकिन ये जो जीएल असाइनमेंट है
आपको पता है कि जीएल के बगैर तो एसएपी चल ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जीएल असाइनमेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इसको इम्प्लीमेंट करना और प्लस कॉस्टिंग वेरिएंट को इम्प्लीमेंट करना, ये दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ये तो सीधा सीधा ही है कि जो जो जीएल इस्तेमाल हो रहे हैं वो आप उसके अंदर लिख दें और उसके ग्रुप्स वगैरह बना दें, और अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपकी कॉस्ट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमें सारी जो है ना हर चीज़ की हमें सही तरह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और किस तरह से आपने उसको कैलकुलेट करना है, ताकि फिर आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉस्ट मटेरियल से आ रही है लेकिन आपको ये नहीं पता कि मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट है या मूविंग एवरेज है या आपने उसको रखना कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो कॉस्टिंग वेरिएंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, और प्लस कॉस्टिंग वेरिएंट जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे हम कहते हैं ना कि पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कॉस्टिंग वेरिएंट के ऊपर। और कॉस्टिंग वेरिएंट जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका वैल्यूएशन वेरिएंट के ऊपर। यानी कि पूरी कॉस्टिंग का जो दिमाग है वो कॉस्टिंग वेरिएंट है, और जो कॉस्टिंग वेरिएंट का दिमाग है वो क्या है, वैल्यूएशन वेरिएंट। तो कॉस्टिंग वेरिएंट उस वक्त तक बन नहीं सकता जब तक कि आप वैल्यूएशन वेरिएंट ना बनाएं। तो पहले हमें वैल्यूएशन वेरिएंट बनाना है, फिर उसको हमने कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर ऐड करना है, और फिर हम इस कॉस्टिंग वेरिएंट को हम इन सारी चीज़ों के साथ मिला के जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हम एक चीज़ की प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम ये देखें कि ये सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट हमें एसएपी के अंदर करना है, तो हमें जो सबसे पहले काम करना है कि वो हमें मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, मटेरियल्स बनाने हैं। सीओ के अंदर हमें कुछ एक्टिविटीज़ बनानी है, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ जो है वो कॉस्ट सेंटर्स बनाने हैं या जीएल्स बनाने हैं जिसके अंदर ये कॉस्ट बुक करनी है। तो अब वन बाय वन जो है ना वो हम देखते हैं कि ये किस तरह से आएंगे। पहले हम मटेरियल्स को देख लें, फिर हम मटेरियल्स की बेस के ऊपर बॉम्ब बनाएंगे, और फिर जो है वो हम राउटिंग करेंगे और इस तरह का कुछ करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं से क्लियर है। ठीक है। मटेरियल को अगर हम देखें तो हमें MM01 जो है देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारी कितनी जो है वो सेटिंग है या करनी पड़ेगी। जहाँ से आप इंडस्ट्री जो है वो चूज़ करेंगे। फॉर द टाइमिंग हम ये रिटेल इंडस्ट्री ले लेते हैं, रिटेल मोल्ड केमिकल पेंट पॉलीमर रिटेल ले लेते हैं। अच्छा, जब भी आप मटेरियल की जहाँ तक हम बात करेंगे तो मटेरियल की जो हमें जो मेन 3 टाइप्स जो हैं उनके साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। एक होगा ROH, वो है रॉ मटेरियल। एक है HALB, सेमी फिनिश गुड। और एक है FERT यानी कि फिनिश गुड। ये तो हमें डिपेंड करता है कि ये इसको हम लेके चलते हैं कि नहीं चलते। इसको भी हम लेके चलेंगे। सेमी फिनिश गुड क्या होती है कि इन हाउस प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल आपकी इन हाउस प्रोडक्शन नहीं है, ये आप मार्केट से लेके आते हैं। फिनिश गुड आपकी इन हाउस प्रोडक्शन है, लेकिन जो सेमी फिनिश गुड्स है वो आपकी रॉ मटेरियल प्लस इन हाउस प्रोडक्शन है। यानी कि सेमी फिनिश गुड जो है वो एक किस्म का रॉ मटेरियल है आपकी फिनिश गुड के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम यही साइकिल की ही एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं कि साइकिल को बनाने में हमें सीट भी एक चाहिए जिसके ऊपर जो है चलाने वाला जो है वो बैठेगा, और उसकी कॉस्ट जो है ना वो हम कह देते हैं कि हमें 800 रुपया पड़ेगी। अब इस ये
ये टायर तो हम मार्केट से ले रहे हैं, असेंबली भी मार्केट से ले रहे हैं, वायर और ये पैकिंग भी करें, लेकिन सीट जो है वो हम मार्केट से नहीं ले रहे, सीट हम खुद बना रहे हैं। अब सीट का जो बिल ऑफ मटेरियल है या बॉम जो है, बॉम ऑफ सीट जो है वो क्या है, उसके लिए हम कहते हैं कि जी इसके लिए हमें फोम चाहिए, वो एक अदद जितना भी उसका कोई साइज है, जो भी हम उसकी मेजरमेंट लिखेंगे, और वो जो है हमें पर एक सीट के लिए जो फोम है वो तकरीबन आप कह लें कि हमें 100 रुपये का पड़ता है। इसी तरह उसके लिए हमें कुछ जो है वो क्या कह लें कि कोई कपड़ा चाहिए होता है जो सीट के ऊपर लगाना होता है, या पे लेदर वगैरह, वो जो लेदर लिख लेते हैं, वो 1 यूनिट चाहिए, वो हमें कह लें कि 200 का मिलता है। और इसी तरह आप फोम हो गया, लेदर हो गया, और कुछ जो है वो आयरन रॉड चाहिए, वो हमें 1 यूनिट चाहिए, और वो हम कह देते हैं कि वो हमें 500 के मिले। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 6, 7 और 1 800 जो है। अब ये जो सीट है ये हम क्या कर रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम ये लेंगे, और ये जो सीट है ये, अच्छा अब ये देखें, सीट का भी एक बिल ऑफ मटेरियल है, और सीट खुद भी एक बिल ऑफ मटेरियल का हिस्सा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेमी फिनिश गुड है, और इस बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जो सीट है उसका भी बिल ऑफ मटेरियल शामिल है। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम कहते हैं नेस्टेड बिल ऑफ मटेरियल, नेस्टेड बॉम्ब। तो यानी कि एक बिल ऑफ मटेरियल के अंदर एक और बिल ऑफ मटेरियल। तो एसएपी इस चीज़ को भी जो है वो एकोमोडेट करता है कि अगर आप चाहें तो एक बिल ऑफ मटेरियल बनाएं, उसको कनेक्ट कर लें एक और के साथ, उसको कनेक्ट कर लें एक और के साथ, तो उसकी कास्ट वो अगले में शामिल हो जाएगी, उससे अगले से उसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कहते हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट। इसी तरह एक और भी टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग गुड्स। उसके लिए जो मटेरियल टाइप है वो है ट्रेडिंग गुड्स, हवा, AHW है। ट्रेडिंग गुड्स किसको कहते हैं? ट्रेडिंग गुड्स जो होती है वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से लेते हैं, और उसके अंदर हम कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं और आगे बेच देते हैं। उस वो कोई इन हाउस प्रोडक्शन, कोई उसके ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, सिर्फ हम होल सेलर से लेते हैं और आगे हम उसके अंदर एक नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल कर देते हैं। वो उसमें हमारे जो है ये बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग वगैरह ये कुछ भी जो है ना ये नहीं होता, सिर्फ हम ली और आगे बेच ली। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेडिंग गुड जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश गुड जो है ना ये आपके रॉ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये आपका हिस्सा बन जाता है। अब हम यहाँ से रॉ मटेरियल को ले लेते हैं, ROH रॉ मटेरियल। फर्स्ट करें हम, पहला लिखते हैं टायर। मटेरियल जो है ये इसके अंदर एसएपी ने एक सहूलत दी हुई है। वैसे तो हमारा ये कंसेप्ट है ना कि हम किसी भी जगह पे नंबर रेंज असाइन करते हैं, तो एसएपी कहता है या आप एक्सटर्नल नंबर रेंज रखेंगे या आप इंटरनल नंबर रेंज रखेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप इंटरनल भी रखें, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट टाइप है तो आप उसको या इंटरनल नंबर रेंज टिक करेंगे या एक्सटर्नल रखेंगे। लेकिन मटेरियल एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है ना वो पैरेलल रख सकते हैं। तो MM01 में आप आते हैं, मतलब मैं और रिटेल इंडस्ट्री ले लेते हैं और ROH। अब जब हम मटेरियल क्रिएट करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा जो है ना ये आस्पेक्ट है, तो हमने ये देखना है कि हमें कौन कौन से ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही हम सेलेक्ट करें, जो ज़रूरत होंगे वो हम ले लेते हैं। जैसे कि बेसिक डाटा ये चाहिए। अब चूंकि हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो वो हमने परचेज करना है, तो परचेजिंग है।
वो ले लेते हैं। इसी तरह आप ये जनरल डाटा, प्लांट डाटा ये ले लें, और अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2 ले लें, कॉस्टिंग 1, कॉस्टिंग 2। ये कॉस्टिंग 1 और ये तो आपने लाजमी लेना ही लेना है, इसके बगैर तो आप तो बच ही नहीं सकते। अकाउंटिंग जो होती है इसके अंदर हमें इसको अपने जीएल्स के साथ कॉन्फ़िगर करना है, वो हम देख लेंगे कि कैसे करना है। प्लांट है हमारा 1211 और स्टोरेज लोकेशन भी 1211। टायर ये अभी, ये देखें, ये अभी बेसिक डाटा 1 टैब है, बेसिक डाटा 2 टैब। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं ईच। और मटेरियल ग्रुप ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी जो है आगे फर्दर जो है ना रिपोर्टिंग के अंदर, खास तौर पे कोपा के अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा वो अमल दखल है। मटेरियल ग्रुप जो अगर आप देख लें यहाँ पे बने हुए हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं बने हुए तो आप यहाँ से खुद भी बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से भी, ये क्रिएट का बटन है, इधर से भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो न्यू सेशन और SIMG। और मेरा ख्याल है कि ये शायद मटेरियल मैनेजमेंट में होगा या फिर लॉजिस्टिक जर्नल में होगा, देख लेते हैं। परचेसिंग, मटेरियल मास्टर, डिफाइन शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रीजन, परचेजिंग, क्रिएट परचेजिंग ग्रुप, ये आ गया। यही है परचेजिंग ग्रुप, यही है। न्यू एंट्री, ये जो है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ है। So ये मटेरियल ग्रुप नहीं है, ये मटेरियल ग्रुप और परचेजिंग एक ही है। ये मटेरियल ग्रुप है, वो परचेजिंग ग्रुप है। अच्छा ये परचेजिंग ग्रुप है, तो मैं कहूँ वो तो उसकी लेंथ ही इतनी ज़्यादा। ये परचेजिंग ग्रुप है, मटेरियल ग्रुप चाहिए, मटेरियल ग्रुप। तो हम ऐसे करते हैं, हम इधर से ही चले जाते हैं, ये क्रिएट का बटन दबाएं और कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाइंग प्रोजेक्ट, तो ये हमें डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे ये है। तो मटेरियल मास्टर, डिफाइन मटेरियल ग्रुप, हम ये देखते हैं कि ये परचेजिंग के अंदर, अच्छा ये परचेजिंग के अंदर असाइन डिफाइन मटेरियल ग्रुप, लॉजिस्टिक्स में भी मिल जाएगा, लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल मास्टर। हाँ लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर, ठीक है, देख लेते हैं। ये आ गया डिफाइन मटेरियल ग्रुप, और नहीं ये तो बहुत ही, ये तो किसी और ही जगह पे आ गया। लॉजिस्टिक्स चैनल, मटेरियल मास्टर एंड देन उसमें उधर से चले जाते हैं जो आपने बताया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं परचेजिंग से, हम बायर मटेरियल मैनेजमेंट से बाहर आ जाएंगे, और लॉजिस्टिक जर्नल, फिर मटेरियल मटेरियल मास्टर, मास्टर, और फिर आ जाएगा देन सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स, किसमें आएंगे, सेटिंग फॉर की फील्ड्स, की फील्ड्स और ये आ गया डिफाइन मटेरियल। फंक्शन। अच्छा जी, न्यू एंट्री सिंपल है, कोई इसमें मतलब है कि इतनी चीज़ नहीं, पास करें, हम कह देते हैं 1211 1000, और मटेरियल ग्रुप हम कह देते हैं कि, आप कह देंगे जो भी हम लेना है वो, फर्ज करें आयरन या स्टील ले लेते हैं, स्टील की बनी हुई चीज़ें वो सारी। ये हो गया, अब आप इसको यहाँ पे असाइन कर दें 1211 1000। अच्छा, जब आप एंटर का बटन दबाएंगे तो वो अगली टैब में चला जाएगा, लेकिन अगर आप वापस आना चाहें तो फिर आपको मैनुअल आना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं, फॉर द टाइम बिंग हम इतना नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट का ग्रॉस वेट और नेट वेट
भी लिख सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि जो ये टायर है उसका जो ग्रॉस वेट है वो 2 kg, यहाँ पे 2 kg लिख दें, और नेट वेट जो है ना वो 1.5 है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये हो गया, वॉल्यूम वगैरह भी लिख सकते हैं। एनी बेसिक डाटा टू में कुछ ख़ास नहीं है कि जो आप यहाँ पे मेंटेन करना चाहें, ज़रूरी जो हमारे लिए वो उसमें यहाँ पे हमारे पास नहीं। परचेजिंग में आ जाते हैं। परचेजिंग में यहाँ पे आके आप परचेजिंग ग्रुप अगर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इससे ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बन जाए इस मटेरियल से, फिर ज़रूरी ये है कि आप इसका यहाँ पे एक परचेजिंग ग्रुप दें, क्योंकि परचेजिंग ग्रुप जो है ना वो आपका परचेज ऑर्डर में इस्तेमाल होता है। फर्ज करें ये दे दिया, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पीओ जो है ना इसको टिक करना पड़ेगा आपको। जब ये आप ऑटोमेटिक पीओ को टिक कर देंगे तो एक प्रोसेस है जो कि हम चलाते हैं, तो उससे फिर परचेज ऑर्डर सिस्टम खुद बहुत बना लेता है। अच्छा जी, बैच मैनेजमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। परचेजिंग वैल्यूज़ इसकी ज़रूरत नहीं। परचेजिंग टाइम रहने दें इसके। अच्छा आगे चलते हैं। प्लांट स्टोरेज, प्लांट स्टोरेज 1, यूनिट ऑफ इशू ठीक है। टर्म्स कंडीशंस, कंटेनर, सीसी फिजिकल, लेबल और पिकिंग एरिया, स्टोरेज लोकेशन। ये बैच मैनेजर, अगर आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो जिसके ऊपर आप बैच नंबर, जैसे हमारी मेडिसिन होती हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बैच नंबर है और इस बैच की एक्सपायरी डेट और ये सारी चीज़ें, तो उस सूरत में फिर आप बैच मैनेजमेंट को आप टिक कर देंगे, फिर वो एक अलग उसकी जो है ना वो होगी। और यहाँ पे शेल्फ लाइफ डाटा जो है, आप इसकी एक्सपायरी डेट जो होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें यह है कि जब आपकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो फिर आप उस मटेरियल के अगेंस्ट सिस्टम में कुछ भी कॉस्ट बुक नहीं कर सकते। मसलन मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड में यहाँ पे कह देता हूँ कि 200। वो 200 क्या है, 200 मंथ है, 200 डेज हैं, 200 ईयर्स हैं, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना होता है। मसलन मैंने कह दिया कि जी 200 वीक हैं, तो जो भी जिस, और ये मिनिमम रिमेनिंग शेल्फ लाइफ, टोटल शेल्फ लाइफ, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर सिस्टम अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करता है कि जब भी ये सिस्टम में इसकी एक्विजिशन की जाएगी या परचेज किया जाएगा, उस डेट से फिर इसका जो है ना वो स्टोरेज पीरियड जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ये आ गया स्टोरेज लोकेशन 2, वेट, ओके। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर दे दें। यही वाला पे प्रॉफिट सेंटर क्या होगा, फिर आगे इनहेरिट हो जाएगा। 1211 हम दे देते हैं प्रोडक्शन। अब आ गया ये अकाउंटिंग 1 और अकाउंटिंग 2। अकाउंटिंग 1 जो है ये आपका डायरेक्ट आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, एक तो अच्छा ये यहाँ पे ये देखें, अभी ये यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन और मटेरियल लेजर एक्टिव नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये अभी हमने मटेरियल लेजर को एक्टिव नहीं किया, तो इसलिए अभी हम इस मटेरियल को बनाएंगे नहीं, सेव नहीं करेंगे, ताकि हमें बाद में फिर जो है ना वो मसला आ जाएगा। अभी हम पहले इसको एक्टिव करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पहले हम ये वाला मसला हल करें, मटेरियल लेजर वाली चीज़ें। SIMG में जाएंगे, पहले तो हम ये देख लें कि क्या हमारा मटेरियल लेजर एक्टिव है कि नहीं। कंट्रोलिंग और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, मटेरियल लेजर और एक्टिवेट मटेरियल लेजर फॉर वैल्यूएशन। एक्टिवेट और 1211। अच्छा यहाँ पे तो एक्टिव है, लेकिन हमें इसको स्टार्ट नहीं किया होगा शायद हमने। एक्टिवेट करने के बाद हमें अपने प्लांट में इसको स्टार्ट भी करना होता है। उसके लिए जो टी कोड है वो आपकी कंट्रोलिंग मॉड्यूल में पड़ा हुआ है। अकाउंटिंग कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग और मटेरियल लेजर और इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन स्टार्टअप, और ये एक टी कोड है CKM स्टार्ट, ये आप चलाएंगे।
और अपने प्लांट या कंपनी कोड जिसको भी आप कह लें उसके अगेंस्ट इसको आप विदाउट टेस्ट रन जो है चलाएंगे, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग खत्म कर दें। ठीक है, जब ये सारे ग्रीन होंगे तो इसका मतलब है कि ठीक है अब ये सही है। अब हमारा जो है मटीरियल लेजर एक्टिव हो गया। अब हम अगर MM01 में आए, हम पहले ज़रा अकाउंटिंग 1 को देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे नहीं, अभी भी प्राइस डिटर्मिनेशन मटीरियल लेजर एक्टिव नहीं है। हाँ, इसके बाद जो है, हाँ, हमें SIMG में जाके ये जो हमारी टाइप है मटीरियल लेजर की जो टाइप है इसके अगेंस्ट हमें कुछ जो है ना वो सेटिंग करनी है। तो वो हम जाएंगे इसके लॉजिस्टिक जर्नल, मटीरियल मास्टर और फील्ड बेसिक सेटिंग और डिफाइन मटीरियल टाइप और डिफाइन एट्रीब्यूट फॉर मटीरियल टाइप, इसमें हम आएंगे। ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। अच्छा भाई, पहले हम इस बंदे का सेशन जो है ना वो सेट कर लें। SM12 माधु, मैसेज का साइज छोटा क्यों? अच्छा, यहाँ पे इसको हम एडिट करते हैं। तो अब देखिए वो जो सारी जो टाइप थी ना, जैसे कि फर्ज करें ROH, ये जो है रॉ मटेरियल, तो अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो वो सारी ये देखें वो जो भी हम टैब जो सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई हैं। वो सारी हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुई, जो हमें नज़र नहीं आ रही। आपने ये लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी वैल्यू अपडेट में जाना है। यहाँ पे अब आपने अपना प्लांट सेलेक्ट करना है 1211। ये जो आपका प्लांट है इसमें आपने ये क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट इसको लाजमी टिक करना है। जो जो आपने मटेरियल टाइप यूज़ करनी है उसके लिए आपने क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट को टिक करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हमने किया ROH के अगेंस्ट। अभी हम करते हैं HALB के लिए भी, सेमी फिनिश प्रोडक्ट। इसमें जाके हम अपना प्लांट ले लेते हैं और ये भी टिक कर दिया, क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट। सेव, और लास्ट हमारा आ गया फिनिश प्रोडक्ट, FERT, सेलेक्ट, क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट और 1211, ये तीनों हमने सेलेक्ट कर सेव। तो ये ज़रूरी चीज़ है। बाकी ऐसा एक और इसमें ज़रूरी है, असाइन, ये किधर गया कंपनी कोड, इसको बंद करते हैं। हाँ, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें आपने के पीरियड स्टार्ट करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1211 ये आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1998 से स्टार्ट हो रहा है तीसरा पीरियड। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2026 का 7वां पीरियड। ये वन टाइम जो है आप इसको कर सकते हैं जब आपकी एक भी की ट्रांजैक्शन बुक हो जाए। ये याद रखें कि मटेरियल मैनेजमेंट के जो पीरियड होते हैं वो FI के पीरियड जैसे नहीं है कि जब दिल करे खोल लिया, जब दिल करे बंद कर लिया, जब दिल किया 2 साल पुराना खोल लिया, जब दिल किया 2 साल अगला खोल लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें बस सिर्फ और सिर्फ 2 पीरियड खुलते हैं और एक दफ़ा भी अगर आप आगे चले गए तो फिर अब आप पीछे नहीं आ सकते। ख़ास तौर पे S/4HANA के अंदर जो 2020 और उसके बाद के वर्जन है उसमें तो आप तकरीबन आप कह लें कि नामुमकिनात में से है कि आप वापस, हाँ, फिर आपको वो डाटा जो है वो आर्काइव करना पड़ेगा और पता नहीं उसमें कितने वो पापड़ बेलने पड़ते हैं।
तब आप पिछले पीरियड्स में जा सकते हैं। अदरवाइज आप पीरियड जब भी खोलें खास एहतियात कर लें कि पीरियड की क्लोजिंग हो चुकी है, सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई हैं, कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं की, तब आप पीरियड क्लोज करें। जो ही आप पीरियड क्लोज करते हैं ऑटोमेटिकली जो है ना वो अगला पीरियड खुद ब खुद खुल जाता है। तो अभी हमने 2026 का 7 पीरियड खोल दिया। अब हम आते हैं दोबारा MM01 में और सिर्फ हम जाएंगे अकाउंटिंग 1 में, देखते हैं कि हाँ अब देखें यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन भी आ रहा है और मटेरियल लेजर एक्टिव ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी अब कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। मटेरियल लेजर अब हमारे सिस्टम में 100% जो है वो एक्टिव हो गया। दोबारा से हम करते हैं ताकि हम इसकी सारी टैब्स जो वो कर लें सेलेक्ट। बेसिक डाटा, परचेजिंग और जनरल प्लांट डाटा, स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, कास्टिंग 1 और कास्टिंग 2, ये चीज़ें हमें ज़रूरी है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्लांट स्टोरेज लोकेशन। अच्छा जी, ईच मटेरियल ग्रुप जो है वो ये हो गया। हाँ यहाँ पे अगर आप चाहें, आपने SD के साथ करना हो तो यहाँ पे इसका डिवीजन भी डाल सकते हैं। ये एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप ये है, इसमें यहाँ पे एक आध जगह पे की हायरार्की भी आती है, मटेरियल हायरार्की। ये ओल्ड मटेरियल, ये फील्ड ओल्ड मटेरियल नंबर है, फ्रीली डिफाइनेबल है, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा जी, बेसिक मटेरियल, इसमें कुछ खास नहीं करना। परचेजिंग में परचेजिंग ग्रुप दे दें, मटेरियल स्टेटस स्टोरेज बिन, कंटेनर, लेबल, बैच मैनेजमेंट इशू और ठीक है। और ये आ गया स्टोरेज लोकेशन 2, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर, अकाउंटिंग 1। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। एक तो हमने यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 इंडिकेटर आ गया जो कि हमें कहता है कि आप जब भी आप 2 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर 2 तरह की प्राइसेस होती हैं। प्राइसेस इन मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मास्टर, जो 2 बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी किस्म की प्राइसेस हैं लेकिन नेचर के हिसाब से 2 तरह की। एक है मूविंग एवरेज प्राइस और SAP उसको कहता है कि बी जहाँ पे हम प्राइस का साथ होगा तो इसका मतलब है V फॉर मूविंग एवरेज प्राइस, और दूसरी जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस, और उसके लिए SAP कहता है S। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे V आ रहा है और V का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज प्राइस, मूविंग एवरेज। तो जब मूविंग एवरेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर लिखेंगे तो सिस्टम उसको मूविंग एवरेज के तौर पे ले लेगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें, याद आ गया, अब ये देखें वो जो हमने करेंसीज और वैल्यूएशन सेलेक्ट की हुई थी, ये देखें कंपनी कोड करेंसी, लीगल वैल्यूएशन, कंपनी कोड करेंसी, ग्रुप वैल्यूएशन, कंपनी कोड करेंसी, प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन। यानी कि जब मैं यहाँ पे एक प्राइस लिखूंगा, मैं यहाँ पे यूरो है हमारी कंपनी कोड की करेंसी, और मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो लोकल करेंसी कन्वर्टेड। अच्छा ये सारी ही यूरो हैं क्योंकि हमने कंपनी कोड करेंसी में ग्रुप करेंसी भी यूरो ही रखी हुई थी, और प्रॉफिट सेंटर करेंसी हमने कहा हुआ था कि वो हमारी प्रॉफिट कंट्रोलिंग एरिया करेंसी हो, और कंट्रोलिंग एरिया को तो हमने कंपनी कोड की करेंसी दी हुई थी। तो ओवरऑल क्या हुआ कि वो सारा कुछ सेम ही है। फ़ायदा
इन द डीप सेंस जो है ज़्यादा फ़ायदा कब होता है कि जब आप डिफरेंट तरह की करेंसीज को उसके अंदर यूज़ करें, जैसे कि आप ग्रुप करेंसी को यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रुप करेंसी क्या होगी, क्लाइंट करेंसी, फर्ज करें कि वो यूएस डॉलर है। इसी तरह प्रॉफिट सेंटर करेंसी अगर मैं चेंज कर दूं, तो अभी अगर हम देखें ठहरे SING में हम जाते हैं, अगर उसने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें चेंज करनी थी तो कंट्रोलिंग और प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग, कंट्रोलिंग एरिया, और यहाँ पे ठीक है। अभी तो देखें यहाँ पे है 20 यानी कि कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 90 ले लूँ प्रॉफिट सेंटर करेंसी, द प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन इज मैंडेटरी। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन लेनी है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ USD, सेव, डाटा सेव हो। अब हम देखते हैं कि अगर मैं दोबारा MM01 करूँ, और सिर्फ मैं अकाउंट, अब वो देखें वो मैंने एक दफ़ा उसको सेव कर दिया ना, तो वो सारे के सारे वो चीज़ें खुद ही सेलेक्ट करके तो वो मुझे दे रहा है। तो मैं फिर अब डीसेलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ अकाउंटिंग 1 को लेता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस में 1000 लिखूँ तो कंपनी कोड करेंसी, अच्छा ठीक है, कंपनी कोड करेंसी प्रॉफिट सेंटर वैल्यूएशन है, यानी कि करेंसी कंपनी कोड की होगी, वैल्यूएशन वो करेगा प्रॉफिट सेंटर के लेवल पे, यानी कि वो देखेगा कि कौन कौन से प्रॉफिट सेंटर हैं और उनकी वो प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से वैल्यूएशन करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें चेंज करने का फायदा नहीं है, तो हम यहाँ पे यूरो ही कर देते हैं दोबारा। हम यहाँ पे कर देंगे 20, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं से, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, हम दोबारा इसको करते हैं नए सिरे से। अच्छा जी, MM01, अब बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ईच ग्रुप, और नेक्स्ट नेक्स्ट, परचेजिंग ग्रुप दे देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कभी काम आएगा, और ठीक है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। स्टोरेज में प्रॉफिट सेंटर और अकाउंटिंग 1। अच्छा, यहाँ पे आपने मटेरियल की प्राइस जो है वो आपने डाल देनी है, सॉरी किधर चला गया, हाँ ठीक है। मैं कह देता हूँ कि ये जो टायर है, ये आपने क्या कहा था कि ये हमें 100 रुपये का मिल रहा है, 100 यूरो। अच्छा, चूंकि ये अकाउंटिंग 1 टैब है, यहाँ पे अकाउंटिंग 1 टैब हमने कहा कि ये डायरेक्टली आपके इसके साथ इंटीग्रेट होती है आपके जनरल लेजर के साथ। तो वैल्यूएशन क्लास जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इसके अंदर हम जनरल लेजर डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पे देखें ये जनरल लेजर्स की क्लासें बनी हुई हैं, रॉ मटेरियल 301। अभी हम फॉर द टाइमिंग 3000 ले लेते हैं और इसको हम बाय बैकएंड पे मटेरियल का जो GL होंगे वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे OB/C के अंदर। उस वक्त वो पूछेगा हमसे कि कौन सी वैल्यूएशन क्लास लें के अंदर क्या करना है हमें, तो हम वहाँ पे फिर 3000 जो है ना वैल्यूएशन क्लास सेलेक्ट करेंगे ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्लास हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी FI के साथ, यानी कि MM और FI की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अगर आप और भी इसमें प्राइसेस देखें, अगर आप यहाँ, एक तो है ये कि ये अभी इस महीने की है, ये पिछले महीने की है, और ये इस साल के एंड की है प्राइसेस। इस महीने की अगर आप प्राइसेस में देखें, हमने यहाँ पे लिख दिया 100 प्राइस पर यूनिट विद द प्राइस कंट्रोल भी इंटर मूविंग एवरेज प्राइस। तो
ये चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे, ठीक है, लोकल करेंसी कन्वर्टेड। अच्छा, जब आप यहाँ पे एस लेंगे तो फिर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस रखेंगे, अदरवाइज ये मूविंग एवरेज प्राइस यहाँ पे आएगी। इसी तरह देखें यहाँ पे एक फ्यूचर प्राइस है, फ्यूचर प्राइस फॉर्म है, प्रीवियस प्राइस खुद भी सिस्टम में अपडेट करेगा, लास्ट प्राइस चेंज जो है वो भी सिस्टम में अपडेट हो रही होगी। और इसके अलावा देखें डिफरेंट किस्म के प्राइसेस जो है ना वो एसएपी आपको दिखाता है। अब ये अकाउंटिंग 2 में देखें टैक्स प्राइस 1, टैक्स प्राइस 2, टैक्स प्राइस 3, इसी तरह कमर्शियल प्राइस 1, कमर्शियल प्राइस 2, कमर्शियल प्राइस 3। तो ये बेतहाशा प्राइसेस हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें कि स्ट्रेटजी क्या होगी सिस्टम से स्टोरेज लोकेशन से आउट होने का मटेरियल जो है, ये लाइफो या होगा या फाइफो रेलिवेंट है या लाइफो पूल है क्या, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रेलिवेंट जो भी आपने अडॉप्ट करना है सिस्टम उस हिसाब से वो फिर जो डेट उसकी इनकमिंग होगी उसके हिसाब से ही वो फिर आउटगोइंग की डेट को कंट्रोल करेगा। कॉस्टिंग 1 के अंदर जो है ना आपने क्या क्या टिक करना है, आपने ये मटेरियल ओरिजिन को लाजमी टिक करना है और विद क्वांटिटी स्ट्रक्चर ये लाजमी टिक होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका आपकी जो है ना कॉस्टिंग जो है ना वो नहीं चलेगी। ओरिजिन ग्रुप ऐसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह अगर हम नीचे आएंगे तो अच्छा वो अगली वाली टैब में आएगा कि वेरिएंस वगैरह जो है असाइन करना जो है। वर्जन बहुत ज़रूरी है। अभी चूंकि वर्जन हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वर्जन कब बनेगा जब आपका बिल ऑफ मटेरियल और राउटिंग हो जाएगी। तो जब बिल ऑफ मटेरियल हो जाएगा तो फिर हम वर्जन राउटिंग हो जाएगी फिर हम वर्जन बनाएंगे। और कास्टिंग के अंदर कास्टिंग 2 के अंदर जो है सिस्टम प्राइसेस को करता है और प्राइस कंट्रोल पैरामीटर और ये सारी ठीक है। कॉस्टिंग 1 के अंदर जो है आपको यहाँ पे ओल्ड ओवरहेड वैलिड फ्रॉम क्वांटिटी स्ट्रक्चर ग्रुप लॉट साइज वेरिएंस, ठीक है। तो ये सारा करने के बाद कास्टिंग 2 के बाद जो है अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि ये मटेरियल कल को जब हम फिनिश गुड से प्राइसेस को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्राइसेस जो है वो हमारी यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड प्राइस में आती है और फिर उसके बाद वो प्लान प्राइस के अंदर यहाँ पे आ जाती है और वो डिस्प्ले मोड में सेव हो जाती है। फिर एक्चुअल प्राइस जब आती है तो सिस्टम इस प्लान प्राइस के साथ कंपेयर करता है और फिर वेरिएंस को या वर्क इन प्रोग्रेस जो भी हो वो कैलकुलेट करेगा। सेव, और ये हमारा मटेरियल टाइप क्रिएट हो गया। इसी तरह जो है वो हमें जो है वो बाकी मटेरियल जो है वो भी क्रिएट करेंगे जो कि हमने अपने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अभी तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें ठीक है, इससे आगे हम क्लोज करते हैं। कल नेक्स्ट जो है वो फिर हम इससे आगे जो है ना वो रॉ मटेरियल वगैरह बनाएंगे। फिर हम देखेंगे एक चीज़ याद रखें कि राउटिंग जो है राउटिंग के अंदर ये मसला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपकी एक्टिविटीज़ या इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप मैक्सिमम 6 तक जो है ना वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अप टू 6 जो है ना वो लाइंस जो है वो हम डिटेल से देखेंगे वो लाइंस है या क्या है। तो 6 पैरामीटर जो है ना वो आप दे सकते हैं। तो अगर आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें 6 से ज़्यादा हों तो फिर एसएपी कहता है कि फिर आप टेम्पलेट एलोकेशन जो है वो यूज़ कर लें। आप उस सूरत में फिर हम राउटिंग की तरफ नहीं जाते बल्कि हम टेम्पलेट एलोकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे। इसमें फिर आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं कि आप जितनी मर्जी चाहें आप इसको क्रिएट कर लें। उसमें ये एक्टिविटीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें साइड का। तो इसको क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक फिर अल्लाह हाफ़िज़।